आज हम मेट्रोलॉजी में दूसरा चैप्टर लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, इसके अंतर्गत वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट एंड डेप्थ गेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका मेट्रोलॉजी है। मेट्रोलॉजी का दूसरा चैप्टर है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। तो इसमें 7.1 वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट एंड डेप्थ गेज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर तो आपकी सिंपल स्केल है। इस स्केल के द्वारा हम मिनिमम 1 mm की दूरी है वो रीड कर सकते हैं। ये देखिए 0 है, 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm है, तो हम कम से कम 1 mm है उसकी नाप है वो ले सकते हैं। यानी स्केल है, इस स्केल के द्वारा हम कम से कम दूरी जो माप सकते हैं वो 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। इससे कम अगर दूरी मापनी है, इससे अधिक सुग्राहिता से हमें काम करना है, तो फिर माप लेनी है, तो फिर हमें किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की, दूसरे यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत, वर्नियर का सिद्धांत 2 पैमानों के या 2 भागों के अंतर पर आधारित होता है। यानी वर्नियर पैमाना है, वर्नियर है आपका, इस वर्नियर में 2 पैमाने होते हैं, एक तो मुख्य पैमाना होता है और एक वर्नियर पैमाना होता है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है, उस अंतर पर ये यंत्र है वो आधारित है। ये जो दोनों पैमाने हैं वो लगभग समान होते हैं और इनमें बहुत कम अंतर होता है। और ये जो अंतर होता है, ये अंतर ही इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अर्थात अल्पतमांक है वो होता है। अल्पतमांक है ना, जो कम से कम माप हम इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ले सकते हैं वो अल्पतमांक कहलाता है। तो वो इसका अल्पतमांक होता है। तो अब वर्नियर का अल्पतमान है वो कैसे निकालेंगे, अल्पतमांक है वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये इसमें दिखाया हुआ है। वर्नियर पैमाने में 2 पैमाने होते हैं, वर्नियर यंत्र में 2 पैमाने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक मुख्य पैमाना होता है, एक वर्नियर पैमाना होता है, जिसमें मुख्य पैमाना स्थिर रहता है एवं वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने पे स्लाइड करता है, सरकता है। ये देखिए आपका ये वर्नियर कैलिपर है। इस वर्नियर कैलिपर में ये तो मुख्य पैमाना है, नीचे वाला पैमाना, और ऊपर वाला पैमाना है ये वर्नियर पैमाना है। ये तो मुख्य पैमाना है आपका, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेंटीमीटर में, तो ये तो मुख्य पैमाना है ये वाला। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, वर्नियर पैमाना। तो ये मुख्य पैमाना है, ये तो स्थिर रहता है, और वर्नियर पैमाना है इसके ऊपर सरकता है। ये आपका ये पैमाना स्लाइड हो रहा है, ये स्लाइड हो रहा है। तो ये वर्नियर पैमाना, ये नीचे वाला पैमाना, ये वर्नियर पैमाना है। तो वर्नियर पैमाना क्या करता है, इस पर स्लाइड करता है। ठीक है, अब इसी का जो बड़ा चित्र है वो इसमें दिखाया हुआ है। तो ये वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने पर सरकता है। जब वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य पर संपाती होता है, यानी ये देखिए ये नीचे वाला तो है आपका वर्नियर पैमाना और ऊपर वाला है मुख्य पैमाना। तो वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य से संपाती होता है, तो वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या संगत मुख्य पैमाने के माप से 1 ज़्यादा होती है ना। वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या, वर्नियर पैमाना है, इस पर खानों की संख्या होती है वो संगत मुख्य पैमाने से 1 ज़्यादा होती है। ये देखिए इसमें बताया हुआ है, ये आपका मुख्य पैमाना है ऊपर वाला, और नीचे वाला है वो वर्नियर पैमाना है। तो ये देखिए आप, ये वर्नियर पैमाने पे 50 भाग हैं, लेकिन ये मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है। ठीक है, यानी 1 खाना कम है। ठीक है, 1 खाना कम है, अर्थात वर्नियर पैमाने पर कुल 50 भाग अंशांकित है, तो ये 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर होता है। अतः इन दोनों पैमाने के अंतर को ही वर्नियर यंत्र का अल्पतमान अर्थात लिस्ट काउंट कहा जाता है। ठीक है, तो हमें एक तो मुख्य पैमाना है उसका मान निकालना पड़ेगा, मुख्य पैमाने के 1 भाग का, और उसमें से वर्नियर पैमाने के 1 भाग के मान का अंतर उसमें से घटाना पड़ेगा, तब आपका लिस्ट काउंट है वो आएगा। लिस्ट काउंट क्या हो गया, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी मुख्य पैमाने पर 1 भाग का मान माइनस
वर्नियर पैमाने पर एक भाग का मान, तो इन दोनों का अंतर कर देंगे तो आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि मुख्य स्केल है, उस मुख्य स्केल पे तो कितना होता है, कम से कम मान होता है वो 1 mm होता है, 1 mm। इस 1 mm से कितना घटाना है हमें, वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान। वर्नियर पैमाने के 50 भाग बराबर है 49 भाग के, इसलिए एक भाग कितने के बराबर हो गया, 49/50 के। तो ये इसका लिस्ट काउंट हो गया 1 - 49/5। तो ये इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो ये आएगा 0.02 mm। यानी ये जो आपका यंत्र है जो मैंने आपको अभी दिखाया है, इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.02 mm। एक इसका सिंपल फार्मूला और भी होता है कि हम लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, वो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान कितना है और वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या कितनी है। तो मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान तो 1 mm हो गया और वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या कितनी हो गई, वो 50 हो गई। तो 1 में 50 का भाग देंगे तो 0.02 आएगा। तो ये दो तरीके हैं, इन दो तरीक़ों से हम वर्नियर पैमाने का लिस्ट काउंट है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम इस पैमाने के मुख्य भागों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्नियर पैमाना, ये आपके सामने दिखाएगा, अभी चित्र भी दिखाऊंगा मैं आपको। वर्नियर पैमाने में, वर्नियर कैलिपर में दो पैमाने होते हैं। एक पैमाना स्थिर होता है जिसे मुख्य पैमाना कहते हैं, दूसरा पैमाना चलायमान होता है जिसे वर्नियर पैमाना कहते हैं। देखिए ये तो मुख्य पैमाना है, ये तो स्थिर है आपका, और दूसरा पैमाना है ये चलायमान पैमाना है जिसको वर्नियर पैमाना कहते हैं। वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने पर सरकता है, ये मैंने बता दिया आपको। ये वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने पर सरकता है। जब दोनों पैमाने के शून्य संपाती होते हैं तो जबड़ों की मापन टिप आपस में मिली रहती है। ये देखिए मैं संपाती कर रहा हूँ इनको, ये मैंने दोनों को मिला दिया तो ये टिप है, ये टिप भी संपाती हो गई है और ये ऊपर वाली टिप भी संपाती हो गई है। वापस बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमने खोला और ये मिलाया तो ये ऊपर वाली टिप है, ये भी कॉन्साइड हो गई है, ये ऊपर वाली टिप कॉन्साइड हो गई है, और नीचे वाली टिप है ये भी कॉन्साइड हो गई है। चलायमान जबड़े की स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए एडजस्टमेंट स्क्रू, ये एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ है, और वर्नियर को किसी स्थिति में कसने के लिए लॉक नट, ये आपका ऊपर लॉक नट लगा हुआ है। तो इसकी सहायता से हम इसको किसी भी स्थिति में कस सकते हैं। अब जब हम इस वर्नियर पैमाने को इस मुख्य पैमाने पर खिसकाते हैं, ठीक है, ये जो स्लाइड किया मैंने, तो ये स्लाइड हो रहा है। तो जब ये स्लाइड होता है तो ये इस मुख्य पैमाने के पीछे एक स्केल लगी हुई है, ये भी सरकती है। ये मैं आपको उल्टा करके बताता हूँ, ये देखिए ये स्केल है, ये स्केल भी आगे की ओर सरकती है। ये देखो मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो ये आगे की ओर सरक रही है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे कोई भी आपका गहरा छिद्र है, ब्लाइंड छिद्र है, उस ब्लाइंड छिद्र की गहराई है वो भी हम इसके द्वारा माप सकते हैं। तो स्टील की प्लेट है, ये पीछे की ओर लगी हुई है, जिससे हम डेप्थ मेजरमेंट है वो भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि मापन कैसे करेंगे। वर्नियर पैमाना है, इस वर्नियर पैमाने से कोई भी माप है वो माप कैसे लेंगे। तो माप लेने के लिए क्या करते हैं, अब ये जैसे ये सिलेंड्रिकल आइटम है आपका, ये सिलेंड्रिकल आइटम है, इस सिलेंड्रिकल आइटम का बाहरी व्यास नापना है। तो बाहरी व्यास नापने के लिए इसको हम इन दोनों जबड़ों के बीच में लगाते हैं। ये दोनों जबड़े, इन दोनों जबड़ों के बीच में हमने लगा दिया। इसको लगाने के बाद में ये जो आपका पेच है, स्क्रू की सहायता से पैमाना है, इस पैमाने को वर्नियर पैमाने को कस देंगे। कसने के बाद में जैसे ये रोड है मान लिया, तो इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब पहले हम देखेंगे कि मुख्य पैमाने की रीडिंग क्या है। ठीक है, ये मुख्य पैमाना है, इस मुख्य पैमाने की रीडिंग कितनी है, और फिर हम देखेंगे ये वर्नियर पैमाना है, इस वर्नियर पैमाने का कौन सा भाग मुख्य पैमाने से संपाती हो रहा है, मिल रहा है। तो क्योंकि ये व्यू अच्छा नहीं आ पा रहा है इसलिए मैं आपको इस किताब में दिखाता हूँ। ये देखिए आपका ये मुख्य पैमाना है और ये वर्नियर पैमाना है। तो मुख्य पैमाने की रीडिंग कितनी आ रही है, मुख्य पैमाने की रीडिंग आपकी आ रही है, ये देखिए ये 20 हो गया, 20 के बाद में 21 और 22, यहाँ से वर्नियर पैमाना चालू हो गया। तो मुख्य पैमाने की रीडिंग हो गई 22 mm, 20, 21 और 22 mm। अब हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल है, इसका कौन सा भाग है वो मुख्य पैमाने से मिल रहा है। तो यहाँ से 10, 20,
और 20 के बाद में ये 22वां भाग है वो इससे मिल रहा है, तो 20वां भाग है ना, ये 10 और ये 20वां भाग ये मिलता हुआ दिखाया गया है इसमें। तो मुख्य पैमाने की रीडिंग तो हो गई 22 mm, 20 तो ये 20, 21 और 22 mm। इसके बाद में वर्नियर पैमाने का 0 आ गया है यहाँ पे। तो मुख्य पैमाने की रीडिंग तो हो गई 22 mm। इसके बाद में इसके संपात कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा भाग है वो इस मुख्य पैमाने से संपाती हो रहा है, तो ये हमने निकाल लिया 10 और 20वां भाग संपाती हो रहा है। तो इसकी जो रीडिंग है वो इस प्रकार से दी जाती है। ये मुख्य पैमाने कुल पाठ्यांक है आपका, वो इस प्रकार से हो जाएगा। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर के संपाती भागों की संख्या गुणा अल्पतमांक। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हमने पढ़ लिया था 22 mm, प्लस वर्नियर के संपाती भागों की संख्या ये हमने पढ़ ली थी कि 20वां भाग है वो मुख्य पैमाने से मिल रहा है वर्नियर पैमाने का, तो ये 20 हो गया। और लिस्ट काउंट अल्पतमांक है वो हमने पहले निकाल लिया। अल्पतमांक इस इंस्ट्रूमेंट का है 0.02 mm, तो इसको हम सरल करेंगे तो ये आएगा 22.40 mm। तो ये इस प्रकार से हम वर्नियर है, इस वर्नियर पैमाने से कोई भी बाहरी व्यास है उस बाहरी व्यास को हम इस प्रकार से नाप सकते हैं। अब इसी पैमाने से हम आंतरिक व्यास है उस आंतरिक व्यास को भी नाप सकते हैं। ये आंतरिक व्यास नापने के लिए है पैमाने, ठीक है। तो यहाँ तो हमें कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का बाहरी व्यास नाप सकते हैं, और अगर आंतरिक व्यास नापना हो तो ये इसके अंदर किसी आइटम को जो आंतरिक व्यास है उस आंतरिक व्यास में इन दोनों जबड़ों को फंसा के हम किसी ऑब्जेक्ट की आंतरिक व्यास है वो भी नाप सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया ये स्केल है, ये स्केल आगे ये पत्ती जब हम वर्नियर पैमाने को खिसकाते हैं, ये हमने खिसकाया वर्नियर पैमाने को, तो वर्नियर पैमाने को चलाते हैं, ये वर्नियर पैमाना चल रहा है आपका, वर्नियर पैमाना चल रहा है, तो ये पत्ती है ये भी बाहर की ओर निकलती रहती है, तो इससे हम किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ है वो भी नाप सकते हैं। तो ये आपका वर्नियर स्केल हो गया। अब इस वर्नियर स्केल है इसमें जो इसका मुख्य भाग है वो मुख्य भाग एक सॉलिड बीम होती है, ये सॉलिड बीम है, ठीक है। ये सॉलिड बीम किसका काम करती है? मुख्य पैमाने का। इस पर mm में चिन्ह बने होते हैं, ये 8, 9, 10, 8 से 9 ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और एक इसमें बने हुए हैं mm में बने हुए हैं। ये बीम होती है, इस बीम का एक सिरा या 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, ये बीम का एक सिरा, ये सॉलिड बीम है, सॉलिड बीम का एक सिरा है वो 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। तो ये किसका काम करता है? ये फिक्स जबड़े का काम करता है, ठीक है। अब ये मुख्य पैमाना है, इस मुख्य पैमाने से वर्नियर पैमाना लगा हुआ है, इस वर्नियर पैमाने से क्या लगा हुआ है? मूवेबल जा, ये मूवेबल जा, ठीक है। तो ये क्या मुख्य पैमाना जब सरकता है तो ये आपका जा है ये भी सरकता है, ठीक है। तो ये आपके फिक्स जा हो गया, ये मूवेबल जा हो गया, और ये ठोस बीम होगी, ठीक है, जिसपे mm में चिन्ह बने हुए हैं। तो वर्नियर पैमाने है, इस वर्नियर पैमाने को लॉक करने के लिए ये लॉक नट लगा हुआ है, और इस वर्नियर पैमाने के सूक्ष्म समंजन के लिए ये आपका पेच है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी बनावट हो गई। अब हम पढ़ते हैं इस पे आधारित यंत्र कौन कौन से हैं। तो वर्नियर पैमाना है, इस वर्नियर पैमाने पे आधारित दो प्रकार के यंत्र है आपका, एक वर्नियर हाइट गेज है, एक वर्नियर डेप्थ गेज है। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर है, ये इसका डायग्राम है, ये स्पष्ट रूप से दिखाया हुआ है इसमें। एक ये आपका फिक्स जा है, ये मूवेबल जा है, ये ठोस बीम है, ये लॉक स्क्रू है, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, ये वर्नियर स्केल है, और ये मुख्य स्केल है। तो ये इसका डायग्राम है वो दिखाया गया है। अब वर्नियर स्केल पे आधारित यंत्र, वर्नियर स्केल पे आधारित यंत्र है, उसमें पहला आपका वर्नियर हाइट गेज, जैसे कि नाम से पता चल रहा है वर्नियर हाइट गेज है। इस वर्नियर हाइट गेज के द्वारा हम किसी जॉब की हाइट है वो नापते हैं। तो जिस प्रकार ये सिंपल वर्नियर स्केल होता है, इसमें
ये मुख्य स्केल होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। इसी प्रकार इसमें जो मुख्य स्केल होता है वो हॉरिजॉन्टल होने के बजाय वर्टिकल होता है। ये वर्टिकल स्केल ये किससे लगा होता है? एक सॉलिड बेस है, सॉलिड बेस से लगा हुआ होता है। वर्नियर ऊंचाई मापी वर्नियर कैलिपर का ही एक रूप है जिसमें मुख्य पैमाने को ऊर्ध्वाधर बीम के साथ लगाया जाता है। तो ये मुख्य पैमाना है, इस मुख्य पैमाने को हमने वर्टिकल बार है, वर्टिकल बीम है उसके साथ में लगा रखा है, उसके ऊपर ये लगी रहती है। ये बीम एक आधार के ऊपर लगी होती है। तो ये बीम किस पे लगी हुई है? ये बेस पे लगी हुई है। और क्या होता है, ये जो आधार होता है ये हेवी होता है। हेवी होने से क्या होता है, एक तो इस इंस्ट्रूमेंट में स्टेबिलिटी रहती है और दूसरी रिजिडिटी रहती है। ये आधार का निचला हिस्सा है, ये बिल्कुल फ्लैट बनाया जाता है। इसका बॉटम फेस है वो बिल्कुल फ्लैट और हाई फिनिश का बनाया जाता है, क्योंकि इससे नाप लेते समय हम इसको सरफेस प्लेट के ऊपर रखते हैं, इसलिए सरफेस प्लेट के बिल्कुल समानांतर रहना चाहिए। तो इसके लिए इसलिए हम ये जो इसका बेस है, इस बेस का बॉटम फेस है, उस बॉटम फेस को हम उच्च परिष्कृति वाला बनाते हैं। अभी ऊर्ध्वाधर बीम है आपकी, उस ऊर्ध्वाधर बीम से एक मूवेबल वर्नियर हेड लगा हुआ है। ये आपका मूवेबल वर्नियर हेड है, ये लगा हुआ है। इस मूवेबल वर्नियर हेड पे साथ में ये वर्नियर पैमाना ये लगा हुआ है। तो ये तो आपका मुख्य पैमाना हो गया और ये आपका वर्नियर पैमाना हो गया। तो इसके द्वारा रीडिंग उसी प्रकार से लेंगे जिस प्रकार से हमने वर्नियर से ली थी। अभी आपका मूवेबल हेड है, इस मूवेबल हेड से एक ये ऑक्सिलरी हेड है, ये भी लगा हुआ है। ये ऑक्सिलरी हेड सहायक सीट्स है, ये लगा होता है। और सहायक सीट से क्या लगा हुआ, क्या जुड़ा होता है, ये एक स्क्राइबर भी जुड़ा होता है। इस स्क्राइबर के द्वारा हम किसी जॉब के ऊपर चिन्हन कर सकते हैं, स्क्राइबिंग कर सकते हैं, लाइन वगैरह खींच सकते हैं। तो ये आपका स्क्राइबर जो है ये लगा हुआ है। तो ये वर्नियर हाइट गेज है, ये वर्नियर हाइट गेज है। इसके द्वारा हम किसी जॉब की ऊंचाई है उस ऊंचाई को माप सकते हैं, इससे यथार्थ मापन कर सकते हैं, यथार्थ चिन्हन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई दो ऊंचाइयां हैं, उन दो ऊंचाई के बीच में अंतर ज्ञात करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये वर्नियर के सिद्धांत पर आधारित इंस्ट्रूमेंट हो गया वर्नियर हाइट गेज। अब ये वर्नियर हाइट गेज है। इसी प्रकार से वर्नियर डेप्थ गेज भी होता है। वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर गहराई मापी, वर्नियर गहराई मापी। ये वर्नियर गहराई मापी है। इस वर्नियर गहराई मापी से हमें ब्लाइंड होल है, उन ब्लाइंड होल की गहराई माप सकते हैं। ब्लाइंड होल है, उसकी गहराई मापने के लिए वर्नियर गहराई मापी है वो बनाया गया है। इसमें क्या है, इसमें भी एक अंशांकित बीम होती है। ये अंशांकित बीम है, में अंशांकित बीम होती है जिसे मुख्य पैमाना कहते हैं। तो ये इस पर मुख्य पैमाना बना हुआ रहता है। अब इसके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, समतल होते हैं, फ्लैट एवं लंबाई के अनुदिश किनारों से लंबवत होते हैं। अब ये जो बीम है, इस बीम पे एक चलायमान शीर्ष है वो लगा हुआ है। ये चलायमान शीर्ष है जिसका आधार फ्लैट होता है। ये इसका आधार फ्लैट है। इस शीर्ष को ऊर्ध्वाधर बीम पर कहीं भी समंजन पेच एवं क्लैंप स्क्रू द्वारा सेट किया जा सकता है। तो इसको हमें कहीं पे भी सेट कर सकते हैं स्क्रू के द्वारा। ये आपका लॉकिंग स्क्रू है और ये फाइन एडजस्टिंग नट है। अब ये जो आपका सीट्स है, मूवेबल सीट्स, इस पर वर्नियर पैमाना बना हुआ है। तो ये तो मुख्य पैमाना हो गया और ये वर्नियर पैमाना हो गया। तो इससे भी रीडिंग ठीक उसी प्रकार से लेंगे जिस प्रकार से हमने वर्नियर से ली थी। इस यंत्र के मापन करते समय इसके शीर्ष को रेफरेंस सरफेस पर दृढ़ता से पकड़ते हैं। अब देखिए, ये जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की गहराई पता करनी है हमें। तो इसके ये बेस है, इस बेस को हम यहाँ पे टिका देंगे। बेस को टिकाने के बाद में इस बीम है, इस बीम को चलाएंगे हम, तो बीम चल के यहाँ नीचे टच हो जाएगी। यहाँ नीचे टच हो जाएगी तो मुख्य स्केल पे पार्ट फेंका जाएगा और वर्नियर स्केल पे
पाठ्यांक आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी ब्लाइंड होल है उस ब्लाइंड होल की डेप्थ कितनी है वो हम पता कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया वर्नियर गहराई गेज। तो वर्नियर पढ़ लिया हमने, और वर्नियर पे आधारित दो यंत्र, वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज पढ़ लिया। अब अगर हमें और अधिक सुग्राह्यता की ज़रूरत है और अधिक सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, तो फिर इससे ज़्यादा सेंसिटिव उपकरण है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा सेंसिटिव उपकरण है वो है आपका माइक्रोमीटर। ठीक है, तो माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर में हम और अधिक यथार्थता से मापन है वो कर सकते हैं। यानी ये आपका वर्नियर कैलिपर है, इस वर्नियर कैलिपर से भी अधिक शुद्धता परिशुद्धता है उससे मापन कर सकते हैं। तो माइक्रोमीटर में हम आउटसाइड माइक्रोमीटर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसका सिद्धांत कि माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत, माइक्रोमीटर है ये स्क्रू और नट विधि के सिद्धांत पे आधारित है। स्क्रू तथा नट विधि के सिद्धांत पे आधारित है। यानी इसमें एक स्थिर नट है, उस स्थिर नट में स्क्रू है वो घूमता है, तो इसके सिद्धांत पे ये आधारित है। जब एक समान चूड़ियों वाले स्थिर नट में एक स्क्रू को घुमाया जाता है तो स्क्रू सरल रे की चाल से आगे पीछे चलता है और स्क्रू द्वारा चली गई रे की दूरी स्क्रू के घुमाव के समानुपाती होती है। तो यानी वो जो रे की दूरी होगी वो घुमाव के समानुपाती होगी। स्क्रू के एक पूरे चक्कर में ये जितनी दूरी तक आगे या पीछे चलता है उसको बोलते हैं उसका चूड़ी अंतराल या पिच। तो ये चूड़ी अंतराल या पिच है। ये चूड़ी अंतराल या पिच में स्क्रू पर बने भागों की संख्या का अगर भाग देते हैं तो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है ये माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है वो ज्ञात होता है। तो स्क्रू का चूड़ी अंतराल या पिच और स्क्रू पर बने भागों की संख्या इसको डिवाइड करने पे हमें इसका लिस्ट काउंट है वो प्राप्त होता है। अभी देखिए ये आपका माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब इस आउटसाइड माइक्रोमीटर में ये आपका मुख्य स्केल है, ये आपका मुख्य स्केल है और ये आपका वर्ताकार स्केल है। ये मुख्य स्केल है। इस मुख्य स्केल में जिस प्रकार वर्नियर पे चिन्ह बने होते हैं ऐसे इसमें 0 से 5, 10 mm पे चिन्ह बने हुए हैं। और वर्ताकार स्केल है, इस वर्ताकार स्केल पे 50 भागों पे चिन्ह बने होते हैं। ये 0, 5, 10, 20 ऐसे करके इसको जब हम पूरा घुमाएंगे तो 50 भाग है वो इसके ऊपर वर्ताकार स्केल के ऊपर बने हुए हैं। ये 45 हो गया, 45 हो गया और ये वापस 0 आ गया तो 50 भाग हो गए। तो वर्ताकार पैमाने पे 50 भाग हो गए। अब इसको हमें एक पूरा चक्कर घुमाएंगे तो एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो ये आधा mm आगे या पीछे चलता है। ठीक है, ये आपका चित्र अभी साफ नहीं दिखा रहा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे कि जब इसको हम एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो ये आधा mm आगे या पीछे चलता है। तो आधा mm आगे या पीछे चलता है तो इसका पिच हो गया ½ mm यानी 0.5 mm। और इस पर वर्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या होगी 50। तो इसका लिस्ट काउंट कैसे आएगा? लिस्ट काउंट ये आपका आ जाएगा पिच हो गया इसका 0.5 mm और कुल भागों की संख्या इस पर हो गई 50। तो 0.5/50 0.01 mm। तो ये आपका बाहरी माइक्रोमीटर है। इस बाहरी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है वो आ गया 0.01 mm। अब हम इसके मुख्य भागों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका साफ चित्र बना हुआ है। तो ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इस आउटसाइड माइक्रोमीटर के मुख्य भाग है वो इसमें दिखाए गए हैं। सबसे पहले फ्रेम, ये फ्रेम
फ्रेम है ये सामान्यतः स्टील का बना होता है, स्टील का या कास्ट आयरन का या हल्के मिश्र धातु हैं, इनको मिला के बनाया जाता है। और इसकी आकृति होती है वो या तो यू के समान होती है या सी के समान होती है, या तो यू के समान होती है या सी के समान होती है। ये फ्रेम क्या करता है, ये फ्रेम माइक्रोमीटर के जो अन्य भाग है इन अन्य भागों को एक साथ जोड़ के रखता है। ये फ्रेम है माइक्रोमीटर के अन्य भाग है, इनको एक साथ जोड़ के रखता है। अब इसके बीच में जो गैप है वो इस प्रकार से रखा जाता है कि इसके अंदर माइक्रोमीटर की रेंज के बराबर का सिलिंड्रिकल आइटम है वो इसके बीच में आ जाए। ठीक है, अब जैसे ये आपका माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर की रेंज है वो है 0 से 25 mm, 0 से 25 mm, यानी इसमें मैक्सिमम 25 mm का व्यास का डायमीटर का जो ऑब्जेक्ट है वो पकड़ा जा सकता है। तो इसमें ये एनविल है और ये स्पिंडल है, ये एनविल है और ये स्पिंडल है। इन दोनों के बीच में गैप है वो इस प्रकार से रहता है कि इसमें 25 mm का व्यास का सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो सबसे पहले ये फ्रेम हो गया। फ्रेम आपका यू आकार का अथवा सी आकार का होता है और ये इंस्ट्रूमेंट के अन्य भाग हैं, इन अन्य भागों को जोड़ के रखता है, साथ रखता है। इसके बाद में निहाई एवं स्पिंडल, ये तो हो गई आपकी निहाई और ये हो गई स्पिंडल। ये इसमें दिखाई हुई है निहाई और ये स्पिंडल, यानी ये तो निहाई है और ये स्पिंडल है। माइक्रोमीटर में एक स्थिर निहाई होती है जो फ्रेम से थोड़ा बाहर निकली हुई रहती है। जैसे ये फ्रेम से बाहर निकली हुई है, ये आपका फ्रेम है, इस फ्रेम से ये निहाई है, वो निहाई थोड़ी सी बाहर निकली हुई रहती है। इसके बाद में ये एनविल है, स्पिंडल है। इस स्पिंडल का व्यास इस निहाई के व्यास के बराबर रहता है। इन दोनों के सिरे, इसका सिरा और इसका सिरा, ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्लैट है, फ्लैट और समानांतर, फ्लैट है और पैरेलल है। ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल इस बैरल में चलती हुई रहती है। स्पिंडल है, ये आपका बैरल है, इस बैरल में चलती है, स्वतंत्रतापूर्वक चलती रहती है। इसके बाद में लोकनट, ये लोकनट है। जब माइक्रोमीटर का सही पाठ्यांक दर्ज हो जाता है तो उस स्थिति में माइक्रोमीटर की स्पिंडल है, ये स्पिंडल, इस स्पिंडल को लॉक करने के लिए ये आपका लोकनट है वो लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये लोकनट है, इसकी व्यवस्था इस प्रकार रहती है कि मापन सतहों के बीच की दूरी को बिना परिवर्तित किए स्पिंडल है उसको लॉक कर देता है। तो ये आपकी स्पिंडल होगी। ठीक है, इसके बाद में बैरल, ये बैरल या स्लीव, तो बैरल या स्लीव है, ये मुख्य स्केल का काम करता है और इसके ऊपर 0.5 mm की दूरी पर अंशांकन बने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी ये इस इंस्ट्रूमेंट से बताया कि इसको एक चक्कर घुमाने पे ये 0.5 mm आगे या पीछे चलता है। ठीक है, तो ये जो बैरल है, इस बैरल के ऊपर mm में चिन्ह बने होते हैं, ½ mm में, और ये मुख्य स्केल है, इस मुख्य स्केल का काम करता है। इसके बाद में थिम्बल, ये बैरल हो गया और ये आपका थिम्बल है। ठीक है, थिम्बल क्या करता है, थिम्बल इस बैरल के ऊपर घूमता है। ठीक है, ये देखिए ये थिम्बल घूम रहा है। ठीक है, ये घूम रहा है आपका, तो किस पे घूम रहा है, थिम्बल बैरल पे। ये आपका थिम्बल है और ये बैरल है, तो बैरल तो मुख्य स्केल का काम करता है और थिम्बल किसका काम करता है, वर्ताकार स्केल का। ये इसके ऊपर वर्ताकार स्केल बनी हुई है। ठीक है, ये इसके ऊपर वर्ताकार स्केल है, ये बनी हुई है। तो बैरल तो मुख्य स्केल का काम करता है और थिम्बल है वो वर्ताकार स्केल का काम करता है, और थिम्बल है ये बैरल के ऊपर घूमता है। ठीक है, कितने भाग होते हैं इसकी परिधि पे, इसकी परिधि पे 50 भाग होते हैं। ये देखिए इस चित्र में भी बताया हुआ है, ये 0, 5 ऐसे घूम के पूरा आएगा तो 45 और फिर ये 50, तो 50 भाग है ये इसके ऊपर बने होते हैं, जिनके बराबर जो मध्य दूरी होती है वो बराबर होती है। इसके बाद में रेचेट, ये थिम्बल है, इस थिम्बल के साथ रेचेट भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, रेचेट का क्या क्या काम है,
रेचेट का ये काम है कि ये कोई भी आइटम है, ये हमने लगाया इसके बीच में, निहाई के बीच में और स्पिंडल के बीच में, ये कोई भी आइटम लगाया हमने। अब आइटम लगा लिया तो अब ये हमने कस दिया इस आइटम को। अब ये आइटम ढीला भी रह सकता है और टाइट भी कर सकता है। तो ये हमें कैसे पता चले कि ये बिल्कुल टाइट पकड़ में आ गया? तो इसके लिए ये इसको जब घुमाया तो इसमें एक ये कट की आवाज़ आती है, ये आवाज़ आती है, इसका मतलब ये आपका सही पकड़ में आ गया है। तो इसके लिए हमने एक रेचेट है, वो रेचेट लगा रखी है, इसको रेचेट बोलते हैं। तो रेचेट स्लिप हो जाती है, जो ज़्यादा टाइट है वो नहीं होने देती। ठीक है, ये जो आपकी स्पिंडल है, इस स्पिंडल को कार्यखंड है, इस कार्यखंड के ऊपर ज़्यादा टाइट नहीं होने देती, इसलिए क्या लगा रखी है हमने? ये हमने रेचेट लगा रखी है। ये थिम्बल है, इस थिम्बल पे क्या लगा रखा है हमने? रेचेट स्टॉप है वो लगा रखा है। अब इसमें भी जो रीडिंग है वो ठीक उसी प्रकार से लेते हैं जिस प्रकार से वर्नियर में लेते हैं। पहले मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक का मतलब ये जो आपका मुख्य पैमाना है इसका पाठ्यांक, फिर इस पर कौन सा भाग है वो मुख्य स्केल से संपाती हो रहा है वो निकाल लेते हैं, और फिर इसका लिस्ट काउंट है वो निकाल लेते हैं। तो इसकी रीडिंग भी ठीक उसी प्रकार से लेते हैं जैसे वर्नियर की। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस इसमें यहाँ वर्ताकार आ जाएगा, वर्ताकार पैमाने के संपाती भागों की संख्या इनटू इसका अल्पतमांक कितना है। तो इस प्रकार से हम माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर से भी रीडिंग ले सकते हैं। धन्यवाद।